नमस्कार, कैसे हो आप सब लोग। जैसे कि आपको मालूम हो कि पीछे जो अपना टॉपिक चल रहा था 2D और 3D आकृतियों का परिमाप ज्ञात करना, उनका क्षेत्रफल ज्ञात करना और उनका आयतन ज्ञात करना। मेंसुरेशन जो चैप्टर जो अपने चल रहा था उसके अंदर अपने जो है वो एक त्रिभुज का, आयत का और वर्ग का, पहले त्रिभुज का किया था, त्रिभुज के बाद में जो है वो चतुर्भुज का शुरू किया था। चतुर्भुज के अंदर अपने वर्ग और आयत दो टॉपिक के बारे में हुआ था। आज अपन आगे तीसरा जो है वो आगे टॉपिक चल रहे हैं, इसी के अंदर ही जो है वो चतुर्भुज के अंदर ही समचतुर्भुज। कैसा चतुर्भुज है? समचतुर्भुज। अब पहले देख लेते हैं समचतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है। ऐसी चार भुजाओं की आकृति क्या है? सम है। चार भुजाओं की आकृति जिसमें चारों ही भुजाएं माप में बराबर हो, माप में बराबर। ऐसी चार भुजाओं की आकृति जिसमें चारों ही भुजाएं माप में बराबर हो उसे समचतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समचतुर्भुज कहते हैं। समचतुर्भुज की आकृति जिसमें चारों ही भुजाएं लंबाई के अंदर क्या हो? बराबर हो, इसको क्या बोलते हैं? समचतुर्भुज कहते हैं। अब समचतुर्भुज का परिमाप, वही जो वर्ग का होता है 4 इंटू भुजा, जो वर्ग का परिमाप होता है वही समचतुर्भुज का परिमाप हुआ। क्षेत्रफल 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण कौन से होंगे? ये जो विकर्ण होंगे इन विकर्णों की लंबाई दे रखी होगी, दो विकर्णों का गुणनफल जो है वो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। नेक्स्ट, समांतर चतुर्भुज। कैसा चतुर्भुज? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या होगा? चार भुजाओं से निर्मित एक ऐसी आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं लंबाई में बराबर हो। लंबाई में चार भुजाओं से निर्मित एक ऐसी आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं लंबाई में बराबर हो उसे लंबाई में बराबर हो और समांतर भी हो। अब सीधी सी बात है, आमने सामने की भुजाएं लंबाई में बराबर होगी तब समानांतर ही होगी, लेकिन फिर भी वो समानांतर होनी चाहिए। समानांतर भी हो उसे समांतर चतुर्भुज
कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। अब समांतर चतुर्भुज की परिमाप, परिमाप बराबर 2 इंटू आसन भुजाओं का योग। आसन भुजाएं कौन सी होती है, जो जिनका जो है वो दोनों का ही शीर्ष मिलान बिंदु एक ही हो, उसको आसन भुजाएं कहते हैं। पड़ोसी कैसे, जैसे ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या कहलाएगी, आसन कहलाएगी। तो इन दोनों आसन भुजाओं के योग का अपन क्या कर देंगे, दुगुना कर देंगे, तो ये इसका परिमाप आ जाएगा समांतर चतुर्भुज का। क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, ये उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये है क्षेत्रफल और ये है परिमाप। तो ये समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज दोनों आकृतियों का आपने पढ़ा। नेक्स्ट अपन लेते हैं समलंब चतुर्भुज। क्या है समलंब चतुर्भुज? समलंब चतुर्भुज क्या है? समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज की सबसे पहले मैं आकृति बना के दे देता हूं। ऐसी चार भुजाओं द्वारा निर्मित एक ऐसी आकृति जिसका कोई एक जो है वो आमने सामने की भुजाओं का जो पैर होता है, जोड़ा होता है, वो क्या हो? समानांतर हो, तो उसको क्या बोला जाता है? समलंब बोला जाता है। चार भुजाओं से निर्मित एक ऐसी आकृति जिसमें कोई एक जोड़ा, जोड़ा का मतलब आमने सामने के भुजाओं का कोई एक जोड़ा अंदर लिख देता हूं, आमने सामने की भुजाएं, जोड़ा क्या हो? समानांतर हो। समांतर हो, आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, तो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। उसको क्या बोला जाता है? समलंब चतुर्भुज बोला जाता है। अब समलंब का परिमाप ज्ञात करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, आप चारों भुजाओं को जोड़ दो, वो उसका परिमाप हो जाएगा। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इनटू उनके बीच की दूरी। 1/2 समांतर भुजाओं का योग इनटू उनके बीच की दूरी। समांतर भुजाएं कौन सी? जैसे भुजाओं को योग में यहां कर देता हूं, AB + CD ये समांतर भुजाएं हैं, इनका योग और उनके बीच की दूरी। बीच की दूरी जैसे यहां पर, जैसे ये लंबवत दूरी जो होगी वो कहलाएगी, तो इसको मैं M नाम दे दूं, तो ये हो जाएगी आपके DM। जो ये लंबवत दूरी होगी इनके बीच की, वो दूरी कहलाएगी। तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग इनटू उनके बीच की दूरी, ये आपके समलंब चतुर्भुज हो गया। ये आपके चतुर्भुज हो गया
अब नेक्स्ट लेते हैं व्रत का व्रत। व्रत व्रत के अंदर ये क्या है, केंद्र है, इसको परिधि बोलते हैं, ये आपके त्रिज्या कहलाएगी, और ये जो है वो आपके क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। त्रिज्या को आर कहते हैं, व्यास को डी कहते हैं, ठीक है ना, केंद्र सी और परिधि। अब इनकी आर और डी की बार बार अपने को जरूरत पड़ती रहेगी। तो सबसे पहले व्रत की परिधि, व्रत की परिधि, परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। व्रत की परिधि का सूत्र क्या हुआ, 2 पाई आर, जबकि पाई इजकल टू वैल्यू कितनी होती है 22/7, ये आप ध्यान रखोगे। परिधि के बाद में व्रत का क्षेत्रफल, व्रत का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू वही 22/7। व्रत की परिधि और ये व्रत का क्षेत्रफल। अब इस व्रत में से मैं आधा कर दूं तो क्या हो जाएगा, अर्धवर्त हो जाएगा। अर्धवर्त का परिमाप लेते हैं। अब सीधा दिमाग जाता है कि पूरे व्रत का परिमाप जितना होगा उसमें आधा कर दो, अर्धवर्त का हो जाएगा। नहीं, अर्धवर्त के अंदर परिमाप के अंदर अंतर पड़ जाए। अंतर क्या पड़ेगा, देखिए यह आपका व्रत है, इसको मैं बीच में से काट देता हूं, और काट करके 2 भाग किए, एक भाग को मैं हटा देता हूं। तो ये इतना तो जो आधा करेंगे तो यहां से लेकर के यहां तक आएगा, उसकी परिधि इतनी आएगी। लेकिन यहां से लेकर के यहां तक ये एक जो व्यास है वो व्यास एक्स्ट्रा होगा, वो उसके परिमाप के अंदर जुड़ेगा। तो अर्धवर्त का परिमाप क्या होगा, अर्धवर्त का पूरे व्रत का परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो यहां हो जाएगा पाई आर। आधे का यहां से लेकर के यहां तक कितना हो गया, यहां से लेकर के और यहां तक ये हो गया आपके पाई आर, क्योंकि पूरे का 2 पाई आर होता था, आधे का पाई आर, प्लस ये जो क्या कहलाएगा, इसको कहेंगे 2r। या तो त्रिज्या का दुगना कर दो या डिगर, तो ये 2r आपके ऐड हो जाएगा। तो ये अर्धवर्त का जो परिमाप होगा वो इतना एक्स्ट्रा होगा, इस चीज का आपने को समझना है। उसके बाद क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में क्या होगा, जितना पाई आर स्क्वायर होता है तो आधा किया तो क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, आधा ही होगा। तो क्षेत्रफल बटे 2 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल आपके हो जाएगा 1/2 गुणा पाई आर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल में आधा हो जाएगा, बिल्कुल राइट है। लेकिन जो परिमाप होगा उस परिमाप के अंदर ये 2r एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। 2r का मतलब ये व्यास, यहां से लेकर यहां तक दूरी, इसको 2r कहते हैं, या d कहो या 2r कहो, त्रिज्या का दुगुना, तो वो इतनी आपकी दूरी एक्स्ट्रा हो जाएगी। तो इसका अर्धवर्त का परिमाप ये होगा आपके, विशेष रूप से इसका ध्यान रखें। ये थे अपने व्रत के बाद में अब अपन चलते हैं 3D आकृति के अंदर। 3D आकृति के अंदर 3D आकृतियाँ जितनी भी होगी उन सब के अंदर अपन ने जितने भी ये सारे क्वेश्चन करवाए उनके अंदर सब में परिमाप और क्षेत्रफल, परिमाप और क्षेत्रफल, परिमाप और क्षेत्रफल का ही करवाया। अब जो आगे अपन करेंगे तो उनके अंदर अपने को जो है वो आयतन एक और जुड़ जाएगा, जिसमें अपने को प्रत्येक जो है वो 3D आकृति का क्या कर निकालना पड़ेगा, उसका आयतन निकालना पड़ेगा। तो आयतन के भी फॉर्मूले साथ में आएंगे। चलिए अपन सबसे पहले ले लेते हैं अपन घनाभ।
क्या लेते हैं, घनाभ। घनाभ किस आकृति का होगा, ये आप सामने डस्टर है, ये डस्टर किस आकृति का है, घनाभ है। इस घनाभ के 6 फलक होते हैं, देखिए 1, इसके सामने 2, 3, 4, 5 और 6। ये क्या कहलाएगा, ये एक फलक कहलाएगा। इसको क्या कहेंगे, एक फलक कहेंगे। ये आपके किनारे हैं, ये किनारे कितने हैं, 1, 2, 3, 4, फिर 4 सामने, 8, 9, 10, 11 और 12। ये 12 जो है वो कोर हो गई इसकी, तो ये 12 कोर कहलाएगी। ये तो एक घनाभ की जो है वो सामान्य जानकारी। अब आप देख रहे हो कि इस डस्टर के अंदर इसका कुछ न कुछ, जितनी लकड़ी का ये बना है, ये क्या है, इसका कुछ न कुछ आयतन तो होगा ही होगा। तो ये इसका आपको एक एक्स्ट्रा जो है वो फॉर्मूले के द्वारा इसको क्या निकालना पड़ेगा, आपको इसका आयतन निकालना पड़ेगा। तो घनाभ का मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं, घनाभ का जो है वो क्षेत्रफल। चलिए, घनाभ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। अब देखिए, ये क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं अपन। 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये आपके सामने घनाभ है। इसका सबसे पहले लंबाई और ये चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये ऊपरी फलक का हो गया। अब जैसे ये ऊपरी फलक का हो गया और नीचे भी वैसे की वैसी फलक है, तो ये ऊपर और दोनों का निकाल दिए, इसलिए आगे 2 आ गया। इसी प्रकार चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये आपकी चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये 1 इधर और 1, 2 इधर, चौड़ाई इंटू ऊंचाई की भाई दुगुना। अब इसका जो है वो ऊंचाई इंटू लंबाई, ये ऊंचाई और उसके बाद में इसकी लंबाई, ऊंचाई और लंबाई, ये इधर वाला भाग, एक भाग ये और एक भाग ये, 2 भाग जोड़ा तो ये दुगुना हो गया। ये इसका क्षेत्रफल होता है। अब प्रश्न इस ढंग से पूछे जाते हैं कि आपको, जैसे एक जो है वो कोई जो है वो बक्सा ले लिया, उस बक्से के अंदर आपसे ये पूछा जाएगा कि उसका ढक्कन खुला है, उसका ढक्कन खुला है। तो ढक्कन खुले का मतलब वो प्रश्न के अंदर लिखेगा उस घनाकार बॉक्स का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका ढक्कन खुला है। तो अब आपको ये सोचना है कि ढक्कन खुला है मतलब ऊपर से ये ऊपर वाली फलक एक नहीं है। इसका मतलब जो यहाँ दुगुना अपन किसको कर रहे हैं, लंबाई और चौड़ाई को जो दुगुना कर रहे हैं, उसकी जगह यहाँ पे दुगुना नहीं करेंगे, दुगुना 2 का यहाँ से हटा देंगे। ये 2 बार नहीं आएगी, 1 बार ही आएगी। या पूरे में से लंबाई इंटू चौड़ाई को क्या कर लेंगे, माइनस कर देंगे। ये कुछ चीजें जो है वो ऐसी है जो अपने को खुद को जो है वो सोचना पड़ता है उसके अंदर। अब एक ऐसे पूछा जाता है कि एक बॉक्स है जिसका जो है वो इसकी तलहटी के अंदर कलर नहीं किया जाता, उसके ऊपर पूरा कलर करना है, कलर का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लेकिन जो है वो उसकी तलहटी में कलर नहीं करते। कोई भी बॉक्स होता है नीचे से कलर बहुत ही कम करते हैं, तो तलहटी में कलर नहीं किया जाता मतलब एक भाग लंबाई इंटू चौड़ाई भाग में कलर नहीं किया जा रहा है। तो इस प्रकार से अपने को सोचना है कि उसके अंदर वो कौन से भाग को हटा रहा है, उस भाग को आपको माइनस करना। ये तो था इसका क्षेत्रफल का। अब आयतन, आयतन का क्या होता है जाएगा आपके लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये इसका क्या है, आयतन का फॉर्मूला है। आयतन में कुछ घटेगा जुड़ेगा कुछ भी नहीं, ध्यान रखना विशेष रूप से। ये हो गया घनाभ। घनाभ के बाद में आता है घन। घन और घनाभ में क्या अंतर होता है, घन के अंदर जो है वो आमने सामने के फलक जो है वो बराबर लंबाई के होते हैं, जबकि घन के अंदर सभी फलक जो है वो बराबर लंबाई के होते हैं। जैसे कि आपका जो है वो लूडो जो है वो खेलने के लिए वो क्या होता है, जिसके ऊपर 1 से लेकर 6 तक अंक लिखे होते हैं, वो क्या घन के आकार का होता है। कहने का मतलब ये ऐसे है
इस घनाभ को मैं काट करके 2 भाग कर दूं तो ये जिसके सभी भाग बराबर होंगे वो क्या कहलाएगा, घन कहलाएगा। या एक या 2 अधिक घन को जोड़ करके घना बनाया जा सकता है, इस प्रकार से ये घन। उसके अंदर भी 6 भुजाएं होगी और फलक वो का वो सेम, उसमें कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है। अब घन का क्षेत्रफल हो जाएगा कितना, घन का क्षेत्रफल हो जाएगा 6 भुजा स्क्वायर, 6 भुजा स्क्वायर। आयतन हो जाएगा भुजा क्यूब। भुजा सब इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग माप की होगी, इसमें सब एक ही माप की होगी, तो भुजा क्यूब हो जाएगा। ये उसका क्षेत्रफल और ये उसका आयतन। अब कभी कभार ये आपसे पूछा जाएगा कि कोई घनाकार या इसके घनाभ की पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल ज्ञात की। पार्श्व का मतलब क्या होता है, जो अपने को चारों तरफ से अपन घूम रहे हैं, घूमने से अपने को जो दिखाई दे रहा है वो पार्श्व पृष्ठ है, जिसमें से नीचे का भाग और ऊपर का भाग जो है वो अपने को दिखाई नहीं देता है। जैसे एक अपन मकान की बात करते हैं तो मकान के अंदर चारों तरफ से अपन घूमते हैं तो उसकी चारों दीवारें दिखाई दे रही है, उसका रूप छत और उसका आंगन अपने को दिखाई नहीं दे रहा है, वो उसकी पार्श्व पृष्ठी जो अपने को। और पार्श्व पृष्ठी हमेशा 4 भुजाओं का निकालते हैं, तो ये 6 भुजा की इसकी जो है 4 भुजा स्क्वायर हो जाएगा, ये इसका पार्श्व पृष्ठी हो जाएगा। ये अपने जो है वो घनाभ हो गए। उसके नेक्स्ट अपन चलते हैं बेलन के अंदर। नेक्स्ट आपके बेलन, गोला, शंकु और ये इस प्रकार की जो आकृतियां हैं, कुछ आकृतियां जो पीछे रहे, उनका जो है अपन जो है वो नेक्स्ट क्लास